नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके पॉइंट्स 99 में। दोस्तों, आज की क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वार का अध्ययन करेंगे और जानेंगे शीत युद्ध क्या था, क्यों हुआ था और किन के बीच हुआ था। दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है कोल्ड वार लंबे समय तक चलने वाला युद्ध था। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं आखिर शीत युद्ध क्या था। तो शीत युद्ध जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एवं उसके आश्रित देशों, पूर्वी यूरोपीय देश और संयुक्त राज्य अमेरिका एवं उसके सहयोगी देश, पश्चिमी यूरोपीय देश के बीच भू राजनीतिक तनाव की अवधि थी, जो है 1945 से लेकर 1991 को शीत युद्ध कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो विश्व महाशक्तियों सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व वाले दो शक्ति समूहों में विभाजित हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है विश्व दो महाशक्तियों सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दो महान शक्तियों के रूप में विभाजित हो गया था। अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो शीत युद्ध जो है दो विचारधाराओं की लड़ाई थी, जिसमें आपके रूस और अमेरिका प्रमुख रूप से शामिल थे। रूस जो है साम्यवाद के पक्ष में था और अमेरिका जो है पूंजीवाद के समर्थन में था। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, यह पूंजीवादी संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध था, जिसमें जो है दोनों महान शक्तियां अपने अपने समूह देशों के साथ संलग्न थीं। शीत यानी कि कोल्ड शब्द का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच प्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर कोई युद्ध नहीं हुआ था। दोस्तों, शीत युद्ध में जो है दोनों देश जो थे कभी भी इतने लंबे समय में आमने सामने नहीं आए थे। इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल अंग्रेजी लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने 1945 में प्रकाशित अपने एक लेख में किया था। शीत शब्द का प्रयोग जो है जॉर्ज ऑरवेल ने 1945 में सबसे पहले अपनी लेख में किया था। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट नोट है, शीत युद्ध सहयोगी देशों जिसमें अमेरिका के नेतृत्व में यूके, फ्रांस आदि देश शामिल थे और सोवियत संघ एवं उसके आश्रित देशों सैटेलाइट स्टेट्स के बीच शुरू हुआ था। सोवियत संघ जो है सोवियत संघ को आधिकारिक तौर पर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक USSR के रूप में जाना जाता था। यह विश्व का पहला साम्यवादी कम्युनिस्ट राज्य था, जिसकी जो है स्थापना 1922 में की गई थी। शीत युद्ध के कारण क्या थे? तो शीत युद्ध जो है द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोगी देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस और सोवियत संघ ने धुरी शक्तियों एक्सिस पावर, नाजी जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध साथ मिलकर जो है संघर्ष किया था। लेकिन विभिन्न कारणों से जो है यह युद्धकालीन गठबंधन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साथ नहीं रह सका था। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है सभी देशों ने एक गठबंधन के तौर पर सभी ने साथ दिया था, लेकिन जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद वैचारिक मतभेद के कारण सभी देश अलग अलग हो गए थे। इसके बाद जो आपका पोट्सडैम सम्मेलन हुआ था, पोट्सडैम सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1945 में बर्लिन में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करने के लिए किया गया था। पराजित जर्मनी में तत्काल प्रशासन की स्थापना, पोलैंड की सीमाओं का निर्धारण, ऑस्ट्रेलिया का आधिपत्य, पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की भूमिका। देखिए, 1945 में बर्लिन में जो है पोट्सडैम सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसके मुख्य प्रश्न थे पराजित जर्मनी में तत्काल प्रशासन की स्थापना, पोलैंड की सीमाओं का निर्धारण, ऑस्ट्रेलिया का आधिपत्य, पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की भूमिका का निर्धारण करना। सोवियत संघ चाहता था कि पोलैंड के एक भाग सोवियत संघ की सीमा से लगा क्षेत्र था को बफर जोन के रूप में बनाए रखा जाए, किंतु संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन इस मांग से सहमत नहीं थे। इसके साथ ही अमेरिका ने सोवियत संघ को जापान पर गिराए गए परमाणु बम की सटीक प्रकृति के बारे में कोई भी सूचना नहीं दी थी और इसी के विरुद्ध में जो है रूस के अमेरिका के साथ मतभेद शुरू हो गए थे। इसने सोवियत संघ के अंदर पश्चिमी देशों की मंशा को लेकर एक संदेह पैदा किया, जिसने गठबंधन संबंध को कटु बनाया था।
इसके बाद आया था आपका ट्रूमैन सिद्धांत। ट्रूमैन सिद्धांत की घोषणा जो है 12 मार्च 1947 को अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन द्वारा की गई थी। ट्रूमैन सिद्धांत सोवियत संघ के साम्यवादी और साम्राज्यवादी प्रयासों पर नियंत्रण की एक अमेरिकी नीति थी, जिसमें दूसरे देशों के आर्थिक सहायता प्रदान करने जैसे विविध उपाय अपनाए गए थे। जो ट्रूमैन सिद्धांत था, तो अमेरिका की यह नीति थी, जो देश उसके पक्ष में है या पक्ष में होना चाहते हैं उनके लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना और समय समय पर सहायता प्रदान करना था। उदाहरण के लिए अमेरिका ने ग्रीस एवं तुर्की को अर्थव्यवस्था और सेना के समर्थन के लिए वित्तीय सहायता का अनुमोदन किया था। इतिहासकारों का मानना है कि इसी सिद्धांत की घोषणा से शीत युद्ध के आरंभ की आधिकारिक घोषणा चिन्हित होती है। जो इतिहासकार हैं उनका मानना है कि ट्रूमैन सिद्धांत से ही जो है शीत युद्ध का आरंभ आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया था। इसके बाद आयरन कर्टेन जो था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ द्वारा स्वयं को और उसके आश्रित पूर्वी एवं मध्य यूरोपीय देशों को पश्चिमी एवं अन्य गैर साम्यवादी देशों के साथ खुले संपर्क से अलग रखने के लिए एक राजनीतिक, सैन्य और वैचारिक अवरोध खड़ा किया गया था, जिसे जो है आयरन कर्टेन कहा जाता या कहा गया था। आयरन कर्टेन शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा किया गया था। इस आयरन कर्टेन के पूर्व में वे देश थे जो सोवियत संघ से जुड़े हुए थे या उससे प्रभावित थे, जबकि पश्चिम में वे देश थे जो अमेरिका और ब्रिटेन के सहयोगी थे या लगभग उनके नज़दीक थे। इसके बाद शीत युद्ध की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थीं, तो सबसे पहले बर्लिन की घेराबंदी शुरू हुई थी। बर्लिन की घेराबंदी 1948 में की गई। जैसे ही सोवियत संघ और सहयोगी देशों के बीच तनाव बढ़ा, सोवियत संघ ने 1948 में बर्लिन की घेराबंदी शुरू कर दी थी। बर्लिन की घेराबंदी सोवियत संघ द्वारा सहयोगी देशों के नियंत्रण वाले बर्लिन क्षेत्र में उनकी गतिशीलता को सीमित करने का एक प्रयास था। बर्लिन की घेराबंदी इसीलिए शुरू की गई थी क्योंकि उसको जो है एक सीमित क्षेत्र में ही बंधक बना दिया जाए। इसके अतिरिक्त 13 अगस्त 1961 को जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पूर्वी जर्मनी की साम्यवादी सरकार ने पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन के बीच एक कांटेदार बाड़ और कंक्रीट की दीवार, जिसे बर्लिन की दीवार कहा गया, का निर्माण शुरू कर दिया था। इसने जो है मुख्य रूप से पूर्वी बर्लिन से पश्चिमी बर्लिन में बड़े पैमाने पर प्रवसन को यानी कि आवागमन को रोकने को उद्देश्य को पूरा किया था। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन के लोगों को सीमा पार करने की अनुमति नहीं दी गई थी। वर्ष 1989 में बर्लिन की दीवार को ध्वस्त होने से पहले तक यह अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक या स्मारक बना रहा था। इस दीवार का प्रयोग जो है बर्लिन क्षेत्र में पूर्ण रूप से आवागमन को रोकने के लिए किया गया था। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन के लोगों को सीमा पार करने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बाद जो बर्लिन की दीवार का जो इतिहास था, सहयोगी देशों अमेरिका, यूके, फ्रांस और सोवियत संघ ने साथ मिलकर द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी को पराजित किया था, जिसके बाद सोवियत संघ और सहयोगी देशों के बीच जर्मनी के क्षेत्रों के भाग्य का फैसला करने के लिए याल्टा और पोट्सडैम सम्मेलन 1945 में आयोजित किए गए थे। सम्मेलन में जर्मनी को रूसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी प्रभाव वाले क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। जर्मनी का पूर्वी भाग सोवियत संघ को प्राप्त हुआ, जबकि पश्चिमी भाग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को मिला था। राजधानी के रूप में बर्लिन को भी इसी प्रकार पूर्वी और पश्चिमी भाग में विभाजित किया गया था। यद्यपि बर्लिन रूसी हिस्से वाले जर्मन क्षेत्र के मध्य में स्थित था। सहयोगी देशों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों के आपसी विलय से फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी (FRG) या पश्चिमी जर्मनी का निर्माण हुआ था, जबकि सोवियत नियंत्रण वाला क्षेत्र
जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक GDR या पूर्वी जर्मनी बन गया था। बर्लिन का विभाजन जो है सोवियत संघ और सहयोगी देशों के बीच विवाद का मुख्य कारण बना, क्योंकि पश्चिमी बर्लिन साम्यवादी पूर्वी जर्मनी के अंदर स्थित एक द्वीप बन गया था। इसके बाद आपकी मार्शल योजना आई थी। मार्शल योजना बनाम कमिन फार्म योजना। तो सबसे पहले जानते हैं मार्शल योजना क्या थी। वर्ष 1947 में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल ने यूरोपीय पुनर्निर्माण कार्यक्रम यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम ERP का अनावरण किया, जिसमें आवश्यकता अनुसार आर्थिक और वित्तीय मदद की पेशकश की गई थी। ERP का एक उद्देश्य यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण को प्रोत्साहन देना था। हालांकि यह ट्रूमैन सिद्धांत का ही एक आर्थिक विस्तार था। इसके बाद जो कमिन्फॉर्म योजना थी, सोवियत संघ ने मार्शल योजना के संपूर्ण विचार की डॉलर साम्राज्यवाद के रूप में भर्त्सना की, यानी कि निंदा की। मार्शल योजना पर सोवियत प्रतिक्रिया के रूप में वर्ष 1947 में कमिन्फॉर्म की नींव पड़ी। यह मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप के देशों को एक साथ रखने के लिए एक संगठन बनाया गया था। कमिन्फॉर्म जो है मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप के देशों को एक साथ रखने के लिए 1947 में एक संगठन बनाया गया था। इसके बाद आपकी आती है नाटो बनाम वार्सा संधि या वर्साय संधि। तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी ने पश्चिम की सैन्य कमजोरी को प्रकट किया था, जिससे वे निश्चित तौर पर सैन्य तैयारी करने को प्रेरित हुए। परिणाम स्वरूप वर्ष 1948 में मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोप के देशों ने युद्ध के मामले में सैन्य सहयोग का वादा करते हुए ब्रुसेल्स रक्षा संधि ब्रुसेल्स डिफेंस ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए थे। बाद में ब्रुसेल्स रक्षा संधि में अमेरिका, कनाडा, पुर्तगाल, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली और नॉर्वे भी शामिल हो गए थे। अप्रैल 1949 में जो है नाटो का गठन हुआ था। नाटो देश इनमें से किसी एक पर भी हमले को सभी देशों पर हमले के रूप में देखने और अपने सैन्य बलों को एक संयुक्त कमान के तहत रखने पर सहमत हुए थे। 1949 में नाटो की जो स्थापना हुई थी वो इसीलिए की गई थी, अगर एक देश पर कोई हमला करेगा तो नाटो में जितने भी देश शामिल हैं वो उसे अपने ऊपर हुए हमले के रूप में देखेंगे और सभी सैन्य बलों को एक साथ एक संयुक्त कमान के रूप में प्रयोग करेंगे। सबसे पहले चलो जान लेते हैं नाटो क्या था। तो नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नाटो की स्थापना जो है 1949 में हुई थी और पूरा नाम जो है इसका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था। नाटो की स्थापना का उद्देश्य जो है सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव से मुकाबला करना था। 1949 में जब नाटो बना तो इसके अमेरिका समेत कुल 12 संस्थापक सदस्य थे। नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसके अब अमेरिका, ब्रिटेन समेत 30 सदस्य देश हैं। नाटो एक सदस्य देशों पर अगर कोई देश हमला करे तो इसके सदस्य देश जो है उसका जवाब देते हैं। अगर नाटो में सम्मिलित किसी एक देश पर भी कोई अन्य देश हमला करेगा तो सभी देश जो है उस पर संयुक्त रूप से उसका जवाब देंगे। यूक्रेन जो है नाटो में सम्मिलित होना चाहता है, लेकिन रूस जो है इसका विरोध कर रहा है। इसके बाद वार्सा संधि के बारे में जान लेते हैं। नाटो में पश्चिमी जर्मनी के शामिल होने के तुरंत बाद ही सोवियत संघ और उसके आश्रित राज्यों के बीच वार्सा संधि 1955 पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह एक पारस्परिक रक्षा समझौता था जिसमें पश्चिमी देशों ने पश्चिमी जर्मनी की नाटो सदस्यता के विरुद्ध सोवियत प्रतिक्रिया के रूप में देखा था। उसके बाद जो है दोनों देशों में कंपटीशन बढ़ गया था। तो सबसे पहले जानते हैं अंतरिक्ष में प्रतिस्पर्धा क्या थी। तो शीत युद्ध की प्रतिद्वंद्विता में अंतरिक्ष अन्वेषण का एक और नाटकीय क्षेत्र के रूप में उभार हुआ। वर्ष 1957 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक फर्स्ट का प्रक्षेपण किया। यह विश्व का पहला मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह था जिसे जो है पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। वर्ष 1958 में अमेरिका ने एक्सप्लोरर फर्स्ट नामक अपना पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया था। इस अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा में अंततः जीत जो है अमेरिका की हुई, क्योंकि इसने जो है 1969 में
सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर पहला मानव नील आर्मस्ट्रांग को भेजा था। इसके बाद जो हथियारों की प्रतिस्पर्धा थी, सोवियत संघ पर अमेरिकी नियंत्रण रणनीति ने संयुक्त राज्य अमेरिका को बृहद पैमाने पर हथियारों का संग्रहकर्ता बना दिया और प्रतिक्रिया में सोवियत संघ ने भी यही किया। बृहद पैमाने पर परमाणु हथियारों का विकास हुआ और विश्व ने परमाणु युग में प्रवेश किया। दोनों देशों में जो है हथियारों को लेकर कंपटीशन बढ़ गया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है हथियारों का एक संग्रह करना शुरू कर दिया और इसी के जवाब में जो है सोवियत संघ यानी कि रूस ने भी हथियारों का संग्रह सम्मिलित किया था और 1949 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था और इसी के साथ विश्व परमाणु युग में प्रवेश कर चुका था। इसके बाद शुरू हुआ था क्यूबा मिसाइल संकट 1962। क्यूबा भी तब इस शीत युद्ध में शामिल हो गया जब अमेरिका ने वर्ष 1961 में क्यूबा के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़ लिए और सोवियत संघ ने क्यूबा की आर्थिक सहायता में वृद्धि कर दी। वर्ष 1961 में अमेरिका ने क्यूबा में बे ऑफ पिक्स आक्रमण की योजना बनाई, जिसका उद्देश्य सोवियत समर्थित फिदेल कास्त्रो की सत्ता को उखाड़ फेंकना था, किंतु अमेरिका का यह अभियान जो है विफल रहा था। इस घटना के बाद फिदेल कास्त्रो ने सोवियत संघ से सैन्य मदद की अपील की, जिस पर सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल लॉन्चर स्थापित करने का निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य अमेरिका को लक्ष्य बनाना था, यानी कि अमेरिका को टारगेट करना था। क्यूबा मिसाइल संकट ने दोनों महाशक्तियों को परमाणु युद्ध के कगार पर पहुंचा दिया था। हालांकि कूटनीतिक प्रयासों से इस संकट को टालने में सफलता मिली थी। इसके बाद शीत युद्ध का जो अंत होता है वर्ष 1991 में कई कारणों से सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिसने शीत युद्ध की समाप्ति को चिन्हित किया, क्योंकि दो महाशक्तियों में से अब एक कमजोर पड़ गया था। सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे? तो सबसे पहले सैन्य कारण प्रमुख कारण था। अंतरिक्ष और हथियारों की प्रतिस्पर्धा में सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में सोवियत संघ के संसाधनों का बड़ा नुकसान हुआ था। मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां मृतप्राय होती सोवियत अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए जो है गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्त और पेरेस्त्रोइका नीतियों को अपनाया। ग्लासनोस्त का उद्देश्य जो है राजनीतिक परिदृश्य का उदारीकरण करना था। पेरेस्त्रोइका का उद्देश्य सरकार द्वारा संचालित उद्योगों के स्थान पर अर्ध मुक्त बाजार नीतियों को प्रस्तुत करना था। इसने विभिन्न मंत्रालयों को अधिक स्वतंत्रता से कार्य करने की अनुमति दी और कई बाजार अनुकूल सुधारों की शुरुआत हुई। इन कदमों ने साम्यवादी विचार में किसी पुनर्जागरण का प्रवेश कराने के बजाय संपूर्ण सोवियत तंत्र की आलोचना का मार्ग खोल दिया था। राज्य ने मीडिया और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के ऊपर अपना नियंत्रण खो दिया था तथा पूरे सोवियत संघ में लोकतांत्रिक सुधार आंदोलनों ने गति पकड़ ली थी। इसी बीच में जो है सोवियत संघ में छोटे छोटे आंदोलन शुरू हो चुके थे और मीडिया और सार्वजनिक क्षेत्र पर जो है राज्य का कोई भी नियंत्रण नहीं रहा था। इसके साथ ही बदहाल होती अर्थव्यवस्था, गरीबी, बेरोजगारी आदि के कारण जनता में असंतोष बढ़ रहा था। वे पश्चिमी विचारधारा एवं जीवन शैली की ओर आकर्षित हो रहे थे। एक प्रमुख कारण आपका अफगानिस्तान से युद्ध भी था। सोवियत अफगान युद्ध 1979 से लेकर 89 सोवियत संघ के विघटन का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि इसने सोवियत संघ के आर्थिक और सैन्य संसाधनों को काफ़ी क्षति पहुंचाई थी। सोवियत संघ का जो अफगानिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, इसने जो है आर्थिक और सैन्य संसाधनों के रूप में सोवियत संघ को काफ़ी क्षति या हानि पहुंचाई थी। इसके बाद शीत युद्ध का फाइनल जो निष्कर्ष निकला था, शीत युद्ध की समाप्ति ने अमेरिका की जीत को प्रतिबिंबित किया और द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में बदल गई थी। हालांकि जो है पिछले एक दशक में विश्व के सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका की स्थिति में तेजी से अस्थिरता आई।
अफगानिस्तान और इराक पर अमेरिकी आक्रमण, गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरे, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, धार्मिक कट्टरवाद के प्रसार के साथ ही नई आर्थिक शक्तियां भी उभर कर सामने आ रही थी, जिसमें जो है जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन आदि के उदय ने विश्व को अधिक बहुध्रुवीय छवि प्रदान की है। और इसके साथ ही पश्चिम के पतन एवं पूर्व के उदय का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। पूरे शीत युद्ध के दौरान जो है भारत ने एक गुटनिरपेक्ष राष्ट्र के तौर पर अपनी भूमिका निभाई थी। उसने जो है ना ही सोवियत संघ का ओपन होकर समर्थन किया और ना ही अमेरिका के समर्थन में ओपन होकर उसका समर्थन किया था। उसने जो है एक गुटनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने शीत युद्ध का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है, जो इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।